हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये जो टॉपिक है ये हमारे रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड है। इसका मतलब है ये सामाजिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके अंदर हम समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम डेटा को एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करते हैं और क्यों करते हैं, और इसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या प्रोसेस है। इस वीडियो के पीछे बनाने का मेरा कारण सिर्फ यही था क्योंकि आपको क्या होता है या बहुत से लोगों को इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होता है कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। और एक और बात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे रिसर्च मैथडोलॉजी में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे ही अराइव होते हैं और ये बहुत से ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो अब हम स्टार्ट करें हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसका मतलब होता है तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या। किस तरीके से हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ एनालिसिस एंड व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन। तो डेटा क्या होता है? जो भी हम रिसर्च जब हम करते हैं या फिर कोई भी रिसर्चर जब कोई रिसर्च करता है तो वो या तो फील्ड में जाता है, ठीक है, या फिर वो कोई सोर्स से, है ना, जो पहले हो रखी है कोई रिसर्च, उससे कुछ ना कुछ वो चीज़ें क्या करता है, सोर्स के थ्रू वो डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डेटा, एक होते हैं सेकेंडरी डेटा। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख लेना। तो जो प्राइमरी डेटा होता है वो क्या होता है, जो कि रिसर्चर कलेक्ट करता है खुद से, ठीक है, अपने आप वो फील्ड में जाता है, अपने आप कलेक्ट करता है। जो उसके फर्स्ट हैंड डेटा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, ये तो प्राइमरी डेटा होता है। अब बात आती है कि व्हाट इज़ सेकेंडरी डेटा, कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है जिसको किसी और ने कलेक्ट किया है, ठीक है, कोई और रिसर्चर ने या फिर किसी ने भी कलेक्ट किया होता है और उसको हम अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं, उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब जब हमने डेटा को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, जैसे कि एक पूरी रिसर्च प्रोसेस होती है ना, हमने डेटा क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, उस डेटा का एनालिसिस करना है और बाद में उसे इंटरप्रिटेट करना है। तो यहाँ पर कुछ फेमस हमारे थिंकर्स हैं, थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजिस्ट हैं, जिसने क्या दी है, अपनी डेफिनेशन के थ्रू हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हम ये करते हैं। तो चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पी.वी. योंग, बहुत ही फेमस हैं, आप जानते हैं कि इससे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन है, वो ये मानते हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषण ये मानते हैं तथ्यों के संकलन के पीछे स्वयं तथ्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है, तथ्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और रिवीलिंग और कुछ भी है। यदि हम तथ्यों का सुव्यवस्थित अध्ययन करें तो उनसे महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ प्रकट हो जाता है। मतलब वो इसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम तथ्यों को, हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो तो ठीक है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि उसकी मीनिंग को जानना, उसके अर्थ को जानना, ठीक है, और वो कैसे एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करके ही हम जान पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है तथ्यों के पहाड़ को एकत्रित करने से कुछ नहीं होता, उसका अर्थ, उसका कारण, उसका परिणाम स्पष्ट करने से होता है। मतलब ये नहीं है कि हमने खूब सारे फैक्ट्स, खूब सारे डेटा कलेक्ट कर लिए, बट हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, इसलिए हमें उसकी मीनिंग, उसके कारण, परिणाम, इन सब को जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे एक फ्रेंच मैथडोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है पॉइनकेयर। वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर डेफिनेशन किसकी है, कि जिस तरीके से कोई भी एक घर, एक मकान बहुत सारे पत्थरों से, ईंट बजरी से मिलकर बनता है, उसी तरीके से अगर हम साइंस का निर्माण की बात करें तो वो तथ्यों से होता है। ये कौन कहते हैं? पॉइनकेयर कहते हैं।
लेकिन केवल तथ्य संकलन ही विज्ञान नहीं है, जैसे पत्थरों का ढेर मकान नहीं होता। अब ये एक और बात जोड़ देते हैं कि सिर्फ और हमने फैक्ट्स को कलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी साइंस बन गई, बल्कि उसके पीछे उस फैक्ट्स के मीनिंग को, उसके कॉजेज़ को, ठीक है, उसका क्या यूज़ है, उसको जानना भी ज़रूरी होता है। और ये हम किसके थ्रू करते हैं? जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एनालिसिस करके, इंटरप्रिटेट करके हम वो क्या करते हैं? जानते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर इसकी नीड क्या है। क्या नीड है एनालिसिस करने की या फिर इंटरप्रिटेट करने की डेटा को? ठीक है, तो नीड पे पढ़ते हैं कि इसकी आधारभूत आवश्यकता ये है कि यदि हम तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण नहीं करेंगे तो वो अर्थहीन होंगे, है ना। मतलब हमने सिर्फ कलेक्ट कर लिया पर हमने उसका मीनिंग नहीं जाना तो उसका कोई मतलब नहीं है और उनसे कोई भी हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, है ना। इसीलिए ये जो यंग है उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण को शोध का एक रचनात्मक पक्ष कहा था। ध्यान देने वाली है, मैंने यहाँ पे स्टार कर लिया है, स्टार मार्क करा है कि जो यंग हैं, पीवी यंग है, वो कहते हैं कि जो साइंटिफिक विश्लेषण है उसको उन्होंने क्या कहा है? शोध का रचनात्मक पक्ष कहा है, द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। किसने कहा है? ये यंग ने कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि अब हमने जो डेटा थे उसको हम किस तरीके से विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसके लिए कुछ प्लानिंग करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो तथ्यों का संपादन कर लेना है, मतलब उन सबको संपादित मतलब इकट्ठा कर लेना है। फिर हमने द्वितीयक तथ्यों की परीक्षा, मतलब जितने भी हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं जो कि हमने कलेक्ट नहीं किए, उनकी परीक्षा, मतलब उसको हम देखेंगे। फिर हम तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, उन्हें कुछ वर्गों में डिवाइड करते हैं, उनकी क्लासेस बनाते हैं अलग अलग, जैसे ABCD में कर दिया। फिर हम उनको टेबुलेट, उनका सूचीकरण करते हैं, फिर उनको कोडिंग करते हैं। ठीक है, सूचीकरण कर दिया, इस तरीके से हमने एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, यहाँ ABCD हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 करके लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हम कोड बना लेंगे, अपनी मतलब से उनको कुछ कोड्स दे देंगे। फिर लास्ट में हमने उसका क्या किया? सारणी बना ली उनकी। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है जिससे हम इंटरप्रिटेट करते हैं। ये सिर्फ ये ध्यान रखना, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो ये प्रोसेस है, ये पूरी रिसर्च की प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेट, उसकी है। ठीक है, सिर्फ उसकी है। प्रोसेस क्या है? ये पीवी यंग ने दी। सबसे पहले हम जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी वेइंग करते हैं, उसकी तौल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कितने डेटा हमने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए हैं, किस तरीके से कलेक्ट किए हैं, कौन कौन से रेलिवेंट हैं, कौन कौन से नॉन रेलिवेंट है, इरेलिवेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एक रूपरेखा, मतलब हम क्या करेंगे? एक आउटलाइन बना लेंगे। कहते हैं ना कि जब भी हम कुछ स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, हम किसी चीज़ की एक आउटलाइन बनानी चाहिए, उसी तरीके से हम एक आउटलाइन बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम अब वर्गीकरण करते हैं, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देन हम एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन करेंगे डेटा का। आफ्टर दैट वी फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट, मतलब अवधारणाओं का निर्माण करेंगे। हमने वर्गीकरण कर लिया, अब हमने अवधारणाएं बनानी शुरू कर ली। उसके बाद हम कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन करना शुरू करेंगे इन सब का, जो जो डेटाज हमने कलेक्ट किए हैं। और लास्ट में हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ थियरी। तो ये प्रोसेस थी, ये आती है सिर्फ हमारी इंटरप्रिटेशन के अंदर। अगर हम पूरी रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन देखते हैं तो वो बहुत ही बड़ा आ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जिसमें हमने एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा कि हाउ टू वी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेट ऑफ डेटा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।